नफरत और ध्रुवीकरण का चौतरफा खेल उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर पहले चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर शुरू हो गया है। कैसे और क्यों कह रहे हैं हम चौतरफा? कोई इसमें छूटा हुआ नहीं है, सब एक से बढ़कर एक नंबरी। आइए आपको बताते हैं कि ये पूरी पिक्चर क्या है। एक पार्टी दूसरे को कुछ बोलती है, दूसरी तीसरे को कुछ बोलती है, लेकिन कंप्लीट पिक्चर अब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तौकीर रजा खान पर कांग्रेस पार्टी घिर गई है। कांग्रेस ने तौकीर रजा की ईएएम से किया गठबंधन, जो उनकी संस्था है। सोमवार को लखनऊ में गठबंधन की घोषणा हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। तौकीर रजा खान ने कहा था कि अगर कानून व्यवस्था उनके जवानों के हाथ में आ जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी। ऐसा संबित पात्रा का आरोप है उनके ऊपर। तौकीर रजा खान ने कहा था, हम हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। संबित पात्रा ये आरोप लगा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी ऐसे लोगों के साथ खड़ी हैं। वो आगे ये कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा है, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है। अब आईएनसी उत्तर प्रदेश यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से जो आया वो हम आपको दिखा दें ट्वीट। बीते दिनों आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान साहब की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए उन्होंने पार्टी का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दिया है। पांचों राज्य में हो रहे चुनाव में भी उन्होंने अपने समर्थकों को कांग्रेस के समर्थन में उतरने को कहा। धन्यवाद और आभार। अब कौन है तौकीर रजा खान जिन पर यह आरोप लगा है कि वो हिंदुओं के प्रति घृणा कर रहे हैं? तो ये इत्तेहाद मिल्लत यानी कि ईएएम के अध्यक्ष हैं। भड़काऊ और विवादित भाषण देने का इनके ऊपर आरोप है। 2019 में धारा 144 का उल्लंघन और धमकी देने के आरोप में केस हुआ। 2020 में तबलीगी जमात का इन्होंने समर्थन किया था और 2022 में 7 जनवरी को बरेली में बुलाई थी एक बड़ी रैली। धर्म संसद के विरोध में ये रैली बुलाई थी और वहां इन्होंने बोला था, डरता हूं कहीं गृह युद्ध जैसे हालात पैदा ना हो जाए। मंच से आपत्तिजनक बयान का आरोप इनके ऊपर है और रैलियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन यह तो हो गई कांग्रेस की बात। अब आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने इनको नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया था। नाहिद हसन पर कई मुकदमे दरअसल दर्ज हैं, अब ये जेल में है। विवाद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी ने टिकट वापस कर लिया क्योंकि ये गिरफ्तार हो गए। अच्छा, मामला जो है वो पुराना था, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अब नाहिद हसन की जगह उनकी बहन इकरा को टिकट दी गई है। नाहिद हसन ने हिंदुओं के खिलाफ बात बोली थी। संबित पात्रा कहना है उन्होंने जहर उगला था हिंदुओं के खिलाफ। नाहिद हसन ने कहा था हिंदुओं के दुकान से संबंध नहीं रखना है और नाहिद हसन कैराना में पलायन के लिए जिम्मेदार हैं। ये बीजेपी के आरोप हैं। अच्छा, अब इस पे अखिलेश यादव की सफाई आई है। अखिलेश यादव कहते हैं, क्योंकि उनकी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे, हमारे लोगों पर झूठे केस दर्ज किए गए हैं। 5 साल में हमारे लोगों पर केस, उसी कड़ी में नाहिद हसन भी शामिल है। अब कौन है नाहिद हसन, आपको यह बता दें। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कई मुकदमे दर्ज हैं, जबरदस्ती पलायन के लिए मजबूर करने, धोखाधड़ी से जमीन खरीदने के इनके ऊपर केस हैं और अदालतों में ये केस हैं और अदालत से भगोड़े घोषित किए जा चुके थे। नाहिद, उनकी मां और 38 अन्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई। समाजवादी पार्टी का योगी आदित्यनाथ पर आरोप यह है कि सपा ने हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को टिकट दिया है। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। पेशेवर हिस्ट्री शीटर को सपा ने टिकट दिया और मुजफ्फरनगर में दंगाइयों को टिकट दिया गया, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। लेकिन अभी तो हमने पिछली 2 पार्टियों की बात की, आइए अब बीजेपी की भी बात कर लें। तो बीजेपी भी कोई पीछे छूटी हुई नहीं है। बीजेपी पर ही मेन आरोप है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो आपके जो लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनके पास तो चुनाव आयोग का नोटिस तक चला गया है। वो इसलिए चला गया क्योंकि इन्होंने एक भाषण में कह दिया, न अली न बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। ये इनका भाषण था। इसी ने इनसे सवाल पूछे हैं। फिर इनसे जब सवाल पूछे गए तो इन्होंने कहा कि मैं कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहा इस पूरे मामले में। तो जो बड़े सवाल हैं, जैसे कि आपने देखा यहां तीनों पार्टियां जो हैं
उन पर कोई ना कोई आरोप लगे हैं किस तरीके से नफरती बोल वाले लोगों को और हिंदू मुस्लिम की तरफ चुनाव को ले जाने वाली बातें करने वाले नेताओं के साथ सारी पार्टियां दिख रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह नफरत और ध्रुवीकरण का चौतरफा खेल है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एसपी, भाजपा और कांग्रेस नफरत पर आमने सामने है, एक हिंदू रिझा रही है, एक मुसलमान। क्या ध्रुवीकरण का यह खेल, और यह सबसे बड़ा सवाल है, क्या ध्रुवीकरण का यह खेल बर्दाश्त करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? यह हमारा सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं समाजवादी पार्टी, सूर्या मैथिल नेता हैं बीजेपी के, और तहसीन पूनावाला आप कांग्रेस समर्थक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर वर्मा, आप मुझे यह बताइए कि आप बीजेपी पर आरोप लगाएं या किसी और पर आरोप लगाएं, पर यह बात सच है कि नाहिद हसन अदालत द्वारा घोषित एक भगोड़े थे। हम एक बार को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को साइड रख दें, अदालत में वो नहीं आए, इस वजह से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, और जब वो दिखे, जब आपने टिकट दे दी, तो उसके बाद वो गिरफ्तार हो गए। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान कि हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे, इस बात को अब कौन सीरियसली लेगा? आपने तो दे दी थी टिकट। संकेत जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में लगभग कम से कम 4,500 से 5,000 आवेदन समाजवादी पार्टी में आए हैं, और समाजवादी पार्टी में जब आवेदन दिए जाते हैं तो उसमें किसी की क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पूछे जाते। हाँ ठीक है, वहां के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से उसकी विनेबिलिटी, उसकी बाकी समीकरण पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनके ऊपर ये चीज सिद्ध हुई है तो समाजवादी पार्टी ने टिकट वापस भी किया। जब वो गिरफ्तार हो गए नहीं तब देंगे, नहीं, एफआईआर होगी। देखिए ऐसा है कि जब तक आप किसी को, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एफआईआर का मतलब ही इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। नहीं, एफआईआर नहीं, एफआईआर तो बहुत पुरानी है, फरवरी 2021 की। मेरा ये कहना है जब वो गिरफ्तार हो गए तब आप मजबूर हो गए बदलने के लिए। क्या ये आपको मालूम नहीं था कि वो फरार हैं? नहीं, देखिए ऐसे तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपमंत्री के ऊपर सैकड़ों धाराएं लगी हुई। वो बात अलग है कि उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में अपने आप ही धाराएं हटा ली हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश के कई कैबिनेट मंत्री हैं जिनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। ठीक है, देखिए संकेत जी, ये चुनावी तरीका नहीं, लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि अगर चीजें सिद्ध है तो समाजवादी पार्टी, जो कि नई सपा है, इसमें बार बार इस बात को बोला गया, इसमें तुरंत वो टिकट वापस किया गया, और हम मानते हैं कि हाँ उसका टिकट नहीं आगे जाना चाहिए था, सो नहीं गया। इसमें हमने अपने खुल के बोला है, इसमें कोई गुरेज नहीं इस बात। ठीक है, और पर एक कुछ सवाल है, आइए जरा वो पूछ लें, उसके बाद तहसीन पूनावाला के पास जाएंगे। सलमान सिद्दीकी लिखते हैं, ध्रुवीकरण की आदत सी है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, तभी तो राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति पर ही आकर टिक जाती हैं। सुधांशु सिंह जी लिखते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कुछ मतों को तो बांटा जा सकता है, नफरत और ध्रुवीकरण का यह प्रयास राजनीतिक लोगों की गंदी सोच को उजागर करता है। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। नफरत के खिलाफ तमाम भाषण दिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, लेकिन आप ये देखिए, आप समर्थन एक ऐसी शख्सियत का लेना चाहते हैं या एक ऐसे शख्स का लेना चाहते हैं जो खुलेआम किस तरीके की बातें बोल रहा है कि हमारे युवाओं के पास आ गई अगर ताकत तो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं रहेंगे, जगह नहीं मिलेगी उनको रहने की। यह आरोप लगाया है आपके ऊपर वीडियो रिलीज करके। संकेत जी, आप तो जानते हो कि मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी भी रिलीजियस एंगल का कोई जगह, कोई स्थान नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जो शाही इमाम के पास गए और उनसे उन्होंने समर्थन मांगा, या चाहे फिर वो नरेंद्र मोदी जी थे जो आसाराम या राम रहीम के पास जाकर समर्थन उन्होंने हासिल करने की कोशिश की और उनसे समर्थन भी लिया। पॉलिटिक्स में, राजनीति में धर्म का कोई जगह, धर्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बात हम चल रहे मौलाना रजा की, वही मौलाना रजा जो श्री रविशंकर जी के साथ बैठकर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का सोल्यूशन निकाल रहे थे, तब भाजपा उनको बहुत पसंद कर रही थी और श्री रविशंकर जी भी कह रहे थे कि हमने एक अच्छा एक रास्ता निकाला है। लेकिन मेरा संक्षेप में एक ही प्रश्न है भाजपा से, अगर मौलाना रजा ने कोई भी बयान उन्होंने दिए है जो गलत है, मुझे नहीं पता ये बयान उन्होंने दिए या नहीं दिए, किस कॉन्टेक्स्ट में, पर अगर दिए है तो आपकी सरकार थी, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि जब तक मैंने चेक किया, ये जो बयान उनको एट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के पहले के, तो आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आदित्यनाथ जी बाहर जा रहे, भाजपा पूरी तरह से असफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। सूर्य मैथिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं।
और मेरा सवाल आपसे यह है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश और ऐसा प्रयास, आपने और राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपके जो एक विधायक हैं उनको तो ईसी का नोटिस भी चला गया है, लेकिन इसका फायदा किसको होगा? और दूसरी चीज, क्या आप फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल था उससे यह साफ हो गया, महापंचायतें हो रही थीं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जा रही थी। फिर ध्रुवीकरण करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? धन्यवाद संकेत भाई। और मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी को भी सुन चुका हूं और साथ में तहसीन को भी सुना हूं, और जिस प्रकार की बातें यहां तहसीन जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है और वो बहुत ही हास्यास्पद है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी मानसिकता जो है या तो जेल में हो या बेल पे हो, इनके यहाँ योग्यता जो है उम्मीदवार की वो यही है। आप देख लीजिए, चाहे वो कैराना में अभी जिनका आप नाम ले रहे थे नाहिद हसन, उनको देख लीजिए, गैंगस्टर एक्ट में भगोड़े थे। अब यहाँ पे बड़ी बेशर्मी से जिस प्रकार से आशुतोष वर्मा जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं और ये खुद भी कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें पता नहीं था, तो एक भगोड़ा व्यक्ति जिसके ऊपर की कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं कि वो भगोड़ा है उसको अरेस्ट कीजिए, इन्होंने उसको टिकट दिया और वो कैराना के अंदर पलायन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, ये सब जानते हैं। और उसके अलावा फहरिस्त बड़ी लंबी है, आपको मैं 2-3 नाम गिनाना चाहता हूं। आप देखिए, जिस प्रकार से अब्दुल्ला आजम को ले लीजिए, ये भी 43 मुकदमे हैं इनके ऊपर, बेल मिली है अभी उनको। साथ में समाजवादी पार्टी का यह कहना है ये फर्जी मुकदमे हैं जो कि डाले गए हैं राजनीतिक द्वेष की भावना से। 43 मुकदमे संकेत भाई, 43 मुकदमे। आप सोचिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 43 मुकदमे। आप उसके अलावा लोनी के अंदर हिस्ट्री शीटर मदन भैया को ले लीजिए, आप भागपत में अहमद हमीद को ले लीजिए, आप किठौर के अंदर ले लीजिए शाहिद मसूद को, जिन्होंने तो मीडिया में बोला था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काट दूंगा। तो ये तो इनकी टोली है। और रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता की, जो तहसीन पूनावाला जी बोल रहे हैं कि तौकीर रजा, ये वही तौकीर रजा है जो कि मंच से खड़े होकर साफ बोलते हैं कि मेरे गृह युद्ध देश में छिड़ सकता है और मैं तो डरता हूं कि युवा जो है अपने हाथ में कानून ना ले ले। ये प्रोवोक कर रहे हैं। जी ये जी कांग्रेस जी, की मैंने आप तीनों की बात सुनी है। आज इस एक सेकंड, ये मकसद सिर्फ इतना था, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। देखिए, मकसद सिर्फ इतना था, यहां पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या बर्दाश्त करेगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश? क्योंकि ये मुद्दे दिख नहीं रहे थे पिछले साल भर से, अभी चुनाव आते ही एकाएक हर जगह से इस तरीके की बातें अब दिखनी शुरू हो गई हैं। क्या बर्दाश्त करेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या ये जमीन पर इस बार मुद्दा ही नहीं है? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब वापस आएंगे तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का आपको बयान सुनाएंगे जो उन्होंने दिया। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो, कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है, वो भी कचरे की तरह। चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि का मामला हो कि पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को के कुंडल तक जो है नोच लेती है, उसको पीटती है। चाहे शब्बीरपुर का मामला हो, झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा, जब मैंने रासुका झेली। इसी महीने CNPR NRC का आंदोलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, और 16 तारीख की रात को मैं छूटा था। तो डरा तो मैं इस केंद्र की सरकार से भी नहीं, मेरा डर सिर्फ ये था कि अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो इसका खामियाजा मुझे नहीं, मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मेरा दर्द। ये सारी चीजें संघर्ष की हैं, लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूंगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते, जो उन्होंने आज तक काम किया है, उस काम के बलबूते जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है, उन माओं के, उन बहनों के विश्वास के भरोसे